जय हिंद दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को न्यू रे क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं संख्या पद्धति का पहला अध्याय जो हमारा है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में हम लोगों ने पढ़ा है परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होता है आप लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो पहले एल्गोरिदम कहते किसे हैं उसको लिखिए। एल्गोरिदम किसे कहते हैं? तो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। एक विशेष प्रकार की समस्या का एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे हम समझाएं कि चरणबद्ध प्रक्रिया क्या होती है। मतलब चरणबद्ध मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। किसी काम को करने के लिए स्टेप मतलब कि एक स्टेप से अगला स्टेप। जैसे सीढ़ी पर आप लोग चढ़ते हैं, पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे ही चढ़ते जाते हैं। तो उसके बाद चढ़ते चढ़ते हम अपने मंजिल तक चले जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम भाग की क्रिया करें, जैसे 3 से किसी संख्या में हम भाग दें, जैसे हम मान लेते हैं 3 4 7 5 यह संख्या है, इसमें हम 3 से भाग दें तो 3 इसको क्या करेंगे एक बार में ले जाएंगे। 3 एकम 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ऊपर से क्या उतरा 4, और फिर कितना बार में जाएगा एक बार में 3 एकम 3, यहाँ पर लिखेंगे। फिर ऊपर से अंक उतारेंगे तो ऊपर से कौन सा अंक उतरेगा 7। उसके बाद कितना बार में 5 बार में, 3 5 15 यहाँ पर होगा। उसके बाद घटाएंगे तो कितना आएगा 2 यहाँ पर। उसके बाद ऊपर से फिर उतरेगा 5, 3 8 24। इसके बाद यहाँ पर हमारा शेष क्या प्राप्त हुआ 1। और यहाँ पर जो प्राप्त हुआ तो वही कह रहा है कि एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त। यहाँ पर हल, इसका हल करेंगे तो ये समस्या का हल क्या प्राप्त हुआ 11 5 और 8 इतना प्राप्त हुआ। तो इसी को चरणबद्ध हम किए तब न यह प्राप्त हुआ हल। इसी को क्या कहेंगे हम चरणबद्ध प्रक्रिया कहेंगे। तो आप लोगों ने यह अवश्य समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगला स्टेप पर। अगला स्टेप है हमारा लेमा। अगला क्या है लेमा। तो लेमा क्या होता है? तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है। लेमा क्या होता है? एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथन सिद्ध किए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इतना ही समझिएगा पहले। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथन सिद्ध किए जाते हैं। अन्य कथन सिद्ध किए जाते हैं। यहाँ पर जाते लिखिए, जाते हैं। जैसे पाइथागोरस ने एक परिमेय सिद्ध किया और उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं और कुछ सिद्ध करते हैं। जैसे किसी त्रिभुज का और मान निकालना हो, परिमाप निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम वह एक सिद्ध करके दे दिए
तो उसके आधार पर हम लोग उस त्रिभुज का मान निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। वह क्या है, एक सिद्ध कथन है कि तीनों भुजाओं को जोड़कर अगर हम 2 से भाग देंगे तो उसका परिमाप निकलेगा। उसमें भाग पाइथागोरस प्रमेय होता है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, उन्होंने दिया था। तो वह एक क्या किए थे कि सिद्ध कथन दे दिए थे, उसके आधार पर हम लोग अन्य कथन सिद्ध करते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, भाजकत्व। भाजकत्व क्या होता है? भाजकत्व मतलब क्या होता है? विभाजन। भाजकत्व मतलब विभाजन। भाजकत्व कहें तब या विभाजन कहें तो दोनों बात बराबर है। तो इस बुक में भाषा के आधार पर इसमें पूछा जाएगा सवाल आपसे। तो चलिए हम इस पर भाषा के आधार पर आपको बता रहे हैं कि यदि पूर्णांक a और b a बराबर नॉट 0 के लिए एक पूर्णांक q, एक पूर्णांक यहाँ पर लिखिए, एक पूर्णांक q ऐसा कि b बराबर aq, तो aq हो तो हम कहते हैं कि a b को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। a b को विभाजित करता है। यहाँ पर हम 2 पूर्णांक ले रहे हैं, जैसे a हम ले रहे हैं और b। तो यहाँ पर हम a का मान ले रहे हैं कितना, 3, और b का मान हम ले रहे हैं 12। यहाँ पर b का मान हम ले रहे हैं कितना, 12। b का मान जब 12 ले लिए और इस पर बैठाएंगे, जैसे ये क्या कह रहा है, b बराबर aq। इस पर चलिए हम इसको बैठा रहे हैं और बता रहे हैं। बैठाएंगे तो b का मान कितना हो गया, 12, और a का मान 3। तो कह रहा है कि इसके लिए एक पूर्णांक q ऐसा लीजिए कि b बराबर कितना हो जाए, aq, मतलब कि इसके बराबर यह हो जाए। तो q का मान हम कितना लें, तो q का मान हम किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे कि हम किससे गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 से हम गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। b बराबर aq हो जाए तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि यह वाला a का मान क्या कर रहा है, a का मान b के मान को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, 3 से भाग देंगे 12 में, यह क्या करेगा, 3 क्या करेगा, इसको विभाजित कर देगा। कितनी बार में, तो हम कहेंगे कि 4 बार में इसको विभाजित कर देगा। 3 चौका 12, 4 बार में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर वही बात कहा जा रहा है कि यदि पूर्णांक a और b, a बराबर नहीं 0, मतलब कि a बराबर जब 0 हो जाएगा, अगर इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि a बराबर नॉट 0, कि अगर 0 होगा तो यह सबको 0 कर देगा, इसलिए यहाँ पर a बराबर नॉट 0 रखना है। के लिए एक पूर्णांक q ऐसा है, तो q यहाँ पर कितना, 4 ऐसा है कि b बराबर aq हो तो हम कहेंगे कि a b को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। या हम कहेंगे, या यहाँ पर एक और यहाँ पर लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं, या इसको कहेंगे या b a से क्या है, विभाज्य है। b किससे विभाज्य है, a से विभाज्य है।
ए से विभाज्य है। या हम कहेंगे और इसमें कह देंगे कि को ए का क्या कह देंगे, गुणज कह देंगे। बी को क्या कहेंगे, ए का गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज मतलब कि गुना करने पर इसके बराबर हो जाए। तो गुणज यहाँ पर पहले लिख लीजिए, गुणज। गुणज कहे तो या अपवर्त्य कहे तो दोनों बात बराबर है। अपवर्त्य है, अपवर्त है। या इसको और क्या कह सकते हैं, इसको और क्या कह सकते हैं, ए को बी का भाजक कह सकते हैं, भाजक या अपवर्तक कह सकते हैं, अपवर्तक कह सकते हैं। यह सवाल आपकी प्रश्नावली में मिलेगा, इसलिए हम इस बात पर आपको ध्यान देना है यहाँ पर, इसलिए हम यह बात बता रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप भाजकत्व समझ गए। अब आता है हमारा यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम। तो यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम आप लोग यहाँ पर समझेंगे। चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम। यूक्लिड का क्या लिख रहे हैं हम, भाग एल्गोरिदम। तो यूक्लिड ने क्या कहा था कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक दो धनात्मक पूर्णांक को यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक को ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 छोटा या बराबर R छोटा B। 0 छोटा या बराबर R छोटा B, मतलब R का मान छोटा होना चाहिए B से, और R का मान 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, तब यह संतुष्ट होता है। तो संतुष्ट यहाँ पर लिखिए, संतुष्ट है। तो क्या है, यह संतुष्ट है। Q को क्या कहेंगे, यहाँ पर Q को यहाँ पर कहेंगे हम भागफल, और R को क्या कहेंगे हम, R को कहेंगे शेषफल। R को यहाँ पर लिखिए, Q को भागफल और R को शेषफल। यहाँ पर Q को भागफल और R को शेषफल कहते हैं। यूक्लिड क्या किया, यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम होता है, इसका सूत्र होता है, क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बराबर या छोटा
आर छोटा बी होता है। अब चलिए यूक्लिड ने यह फार्मूला दिया और इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग क्या निकालते हैं, इसी फार्मूला के आधार पर इस बुक में हम लोग मोशन निकालेंगे, महत्तम समवर्तक निकालेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम समवर्तक। तो हम महत्तम समवर्तक पहले आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। चलिए हम एक बार महत्तम समवर्तक की परिभाषा आपको सुनाते हैं, और उसके बाद यूक्लिड का जो भाग एल्गोरिदम है इसी के आधार पर इसमें महत्तम समवर्तक निकाला जाएगा। तो महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित कर देती है। या हम ऐसे कहें कि हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b का महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो a और b दोनों को विभाजित कर देती है। तो चलिए हम इसको भाषा में लिख देते हैं। इसको लिख लीजिए। अब यूक्लिड के आधार पर महत्तम समवर्तक या लिख लीजिए। यहाँ पर महत्तम समवर्तक, यहाँ पर लिखिए महत्तम समवर्तक वर्तक और यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम या भाग एल्गोरिदम यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम। अब यहाँ से आप लोग लिखिए इसको। हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b का महत्तम समवर्तक, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या या धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर लिखिए वह बड़ी से बड़ी धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b का महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी धनात्मक पूर्णांक है जो a और b, यहाँ पर लिखिएगा a और b दोनों को विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है या विभाजित करता है। यहाँ पर इसको हम भाषा के रूप में लिख लिए। अब चलिए हम कुछ नोट लिखवाते हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको यहाँ पर आता है कि सूचित कैसे करते हैं, तो इसको सूचित, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सूचित, इसको कैसे सूचित करते हैं, सूचित मस और यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है जैसे ए बी कोई संख्या दिया हुआ है, इसको एक ऐसे भी सूचित करते हैं कि HCF AB ऐसे भी सूचित कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ नोट, महत्वपूर्ण कुछ बातें हम लिखवा रहे हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। नोट यहाँ पर लिख करके और आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि Q बराबर 0 तब होगा, Q का मान 0 कब होगा, Q का मान 0 तब होगा जब क्या B का मान A से बड़ा हो, B का मान क्या हो, A से बड़ा हो।
और इस दशा में और इस दशा में ए बराबर क्या होता है, और इस दशा में ए बराबर आर होता है। अब आर का मान 0 तब होगा जब बी ए को विभाजित करे, ए को क्या करे, विभाजित करे, ए को विभाजित करे। 1 नंबर नोट, और यह 2 नंबर हुआ, और यह हुआ तीसरा। हमसे पूछे कि मस, जैसे मस A1 का मस कितना होगा, तो हम कहेंगे कि इसका मस 1 होगा। अब पूछे कि मस A और A का मान कितना होगा, तो इसका मान होगा A होगा। एक और पूछे कि मस A0 का मान क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे A होगा। अब यहाँ पर 4 नंबर लिख लीजिए, 3 नंबर यहाँ पर आप लोग लिख लिए, यहाँ पर लिखिए 4 नंबर कि मस AB बराबर मस BA होता है। मस AB का मान जो आएगा वही मान हमारा BA का आएगा। यहाँ तक आप लोगों ने समझा, तो चलिए हम आज यहीं तक ले रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1A। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।